2026 मंथली मैगजीन बिल्कुल हिंदी में एनालिसिस करेंगे। जैसे कि हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था मैगजीन डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा आसान है, परंतु उसे याद करना, उसे रिकॉल करना, या उसे पूरी पढ़ना थोड़ा सा टफ है। तो चलिए इसी असंभव को संभव बनाते हुए आज हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। होप आप क्लास को बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ देखेंगे और क्लास को एंजॉय भी करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का फैक्ट रटना ना पड़े। कुछ बीच में आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस, आपको एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित यदि आपके प्रीलिम्स इवन मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम अपना पहला टॉपिक देखेंगे, भारत अमेरिका संबंध। आखिर ये टॉपिक सुर्खियों में क्यों रहा? टॉपिक सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया। ओबियसली यदि वहाँ के विदेश मंत्री भारत आते हैं तो उनके बीच कुछ वार्ताएं हुई होंगी, कुछ परिचर्चा हुई होगी, कुछ संधियों पर हस्ताक्षर हुए होंगे, तभी तो भारत दौरा है। तो इसका क्या महत्व है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से दोनों देशों के बीच व्यापार, वीज़ा नियमों और रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दे थे, उस पर अनबन बनी हुई थी। काफ़ी तनाव देखने को मिल रहा था। इस दौर का मुख्य मकसद कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करके इन दूरियों को मिटाना, आपसी विश्वास को फिर से पटरी पर लाना। इसलिए वहाँ के विदेश मंत्री भारत आए। जैसे कि सभी जानते हैं अमेरिका की जो नीति है वो भारत के काफ़ी प्रतिकूल रही थी, इसलिए उन संबंधों को दोबारा स्थापित करने के लिए, दोबारा पटरी पर लाने के लिए वो भारत आए। भारत और अमेरिका संबंध का इतिहास देखें, हम भारत अमेरिका से हमारे किस प्रकार के संबंध रहे हैं। तो आपको कुछ टाइमलाइन दी है। जैसे कि जब गुटनिरपेक्ष का दौर था 1947 से 1960 के मध्य, तब क्या था, तब भारत क्या हुआ था, उस समय गुटनिरपेक्ष दौर के समय भारत हाल ही में आज़ाद हुआ था। भारत ने हाल ही में आज़ादी पाई थी। उसने किसी भी महाशक्ति जैसे कि अमेरिका जो सोवियत रूस के संग जाने से मना कर दिया। भारत ने कहा हम क्या रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, गुटनिरपेक्ष रहेंगे, किसी भी आंदोलन का नई रास्ता चुनेंगे। इस दौरान अमेरिका से जो हमारे संबंध थे वो काफ़ी सीमित थे। शीत युद्ध के कारण दोनों में अविश्वास भी हुआ था। जैसे कि आप याद रख सकते हो, पहले अमेरिका के साथ हमारे संबंध काफ़ी सीमित थे, क्योंकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी 1947 से 1960 से। उसके बाद समय आता है 1970 से 1980 के मध्य। इस दशक में अमेरिका का जो झुकाव था वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा था, विशेषकर 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति के दौरान युद्ध हुआ था। इसके अलावा जब भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका ने भारत पर कई आर्थिक जो थे प्रतिबंध लगाए थे। मतलब गुटनिरपेक्षता के दौर में भी, जहाँ उसके बाद बात करें जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तभी अमेरिका ने भारत के ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगाए थे। सीमित संबंध थे अमेरिका के साथ। उसके बाद समय गुजरता गया। समय आता है 1990 का, जब सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध खत्म हुआ था। भारत ने LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे सुधार अपनाए थे। उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था खोल दी गई थी, ताकि FDI भारत आ सके, भारत के निवेशक विदेशों में जाकर निवेश कर सकें। भारत की अर्थव्यवस्था खोल दी गई थी, काफ़ी उदार नीति अपनाई थी। उसके बाद अमेरिका के साथ जो व्यापारिक हैं और कूटनीतिक संबंध है वो संवाद बढ़ने लगे थे धीरे धीरे, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था खोल दी गई थी, अमेरिका के निवेशक भारत में आ सकते थे। तो जहाँ से संबंध थोड़े थोड़े स्थापित होने स्टार्ट होते हैं। उसके बाद समय आता है रणनीतिक सफलता और परमाणु समझौते का। यह टर्निंग पॉइंट था, 2008 तक का समय था। दोनों देशों के बीच भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता हुआ था 2008 में। अमेरिका के साथ हमारे संबंध कुछ इस प्रकार रहे हैं, जिसमें भारत पर लगे जो पुराने दशकों में परमाणु प्रतिबंध थे वह अमेरिका ने ख़त्म कर दिए थे। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, वो ख़त्म कर दिया गया था, और वैश्विक पटल पर भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया गया था अमेरिका के द्वारा। मतलब अमेरिका काफ़ी निकट आने लगा था भारत के। उसके बाद संबंध आता है साझेदारी का विस्तार 2008 से 2016 के मध्य। इस दौरान दोनों देशों के बीच की जो सेनाएं हैं बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने लगी। मतलब काफ़ी भारत के साथ साझेदारी स्थापित होने लगी। अंतरिक्ष और रक्षा व्यापार में भारी उछाल आया, दोनों देश निकट आते गए। उसके बाद समय आता है रणनीतिक समन्वय का, वर्ष 2017 से 2020 के मध्य। आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप संबंधों को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग दर्शा सकती हैं। चीन के आक्रामक और जो विस्तारवादी रवैये को देखते हुए हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो क्वाड स्थापित हुआ था। क्वाड का क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो आक्रामक नीतियाँ हैं उसे रोकने के लिए। क्वाड में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये इन्होंने मिलकर क्वाड
क्वाड नामक संस्था बनाई थी ताकि चीन की आक्रामक नीतियों को रोका जा सके हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में। क्वाड को पुनर्जीवित किया गया। चीन की काट के लिए दोनों देशों ने रणनीतिक रूप से एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, तो काफ़ी अच्छे संबंध स्थापित होने लगे। उसके बाद समय आता है व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी 2021 से लेकर वर्तमान तक का। वर्तमान की क्या क्या नीतियाँ आप सभी भली भांति उससे परिचित होंगे। जैसे कि आज संबंध केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जो हमारे अमेरिका के संबंध हैं वो ICET जैसी क्रिटिकल इमर्जिंग एंड टेक्नोलॉजी तक फैल चुकी हैं, जिसमें भिन्न भिन्न पहले चल रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और भविष्य की काफ़ी तकनीकें। इन काफ़ी संबंधों का विस्तार हो चुका है। मात्र हमारे संबंध हैं केवल रक्षा तक सीमित नहीं रही। तो सहयोग के प्रमुख क्षेत्र देखें, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। जैसे कि हिंद प्रशांत एवं क्षेत्रीय सुरक्षा, इसमें चीन दक्षिण जो चीन महासागर है और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। सभी जानते हैं चीन की जो आक्रामक नीति है वो हमेशा दबदबा बढ़ाने की रही है भारत के प्रति। इसे रोकने के लिए भारत और अमेरिका ने क्वाड मंच के जरिए यह सुनिश्चित करते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र मुक्त व्यापार, खुला और समावेशी रहे, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो, ना कि केवल चीन की आक्रामक नीतियों के कारण चीन का वहाँ पर प्रभुत्व जमा रहे। तो क्वाड के माध्यम से दोनों सहयोग कर रहे हैं आपस में। उसी प्रकार रक्षा सहयोग में जैसे कि अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का विशेष दर्जा दिया है, इंडेक्स एक्स। इसके तहत दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रक्षा कंपनियां मिलकर हथियार और तकनीक बना रही हैं। उसी प्रकार कुछ बुनियादी रक्षा समझौते हुए हैं, जैसे कि LEMOA जिन दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ईंधन भरने के लिए या मरम्मत करने के लिए इस समझौते के तहत। उसके बाद समझौता होता है COMCASA सुरक्षित और इनक्रिप्टेड सैन्य संचार उपकरण साझा करने के लिए, BECA भू स्थानिक और उपग्रह आधारित सटीक खुफिया डेटा साझा करने के लिए। इस प्रकार के समझौते हमारे अमेरिका के साथ हुए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद रख लेना कि ये तीनों समझौते हमारे अमेरिका के साथ हुए हैं। जो LEMOA समझौता है वो मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने के लिए, COMCASA जो समझौता है वो एनक्रिप्टेड संचार सुविधा को आसान बनाने के लिए, इसी प्रकार BECA समझौता है वो भूस्थानिक जो उपग्रह डाटा साझा करने के लिए किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियाँ जैसे कि भविष्य की तकनीकें जिसमें AI, क्वांटम कंप्यूटर, 5G, 6G, जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उस पर चीन की जो मोनोपोली है उसे तोड़ने के लिए, चीन का जो एक अधिकार है उसे तोड़ने के लिए अमेरिका और भारत ने ICET और ट्रस्ट पहल शुरू की है। किसने मिलकर शुरू की है? अमेरिका और भारत ने ICET और ट्रस्ट पहल शुरू की है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत तकनीकी ट्रांसफ़र को आसान किया जाएगा अमेरिका की जो मोनोपोली है इसे तोड़ने के लिए। इसके बाद देखें तो महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें बैटरी, EVs और इलेक्ट्रॉनिक के लिए जरूरी जो रेयर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। भारत अब चीन पर अपनी निर्भरता घटाना चाहता है। क्यों घटाना चाहता है? सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। इसके लिए IPEF जिसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए अमेरिका के साथ सुरक्षित सप्लाई चेन बनाई जा रही है। हम अमेरिका के साथ अपना जो सप्लाई चेन है उसे जारी रखना चाहते हैं और चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। कौन कौन सी टेक्निक है? जिसमें IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए हम इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी इसमें सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अमेरिका से $1 बिलियन तक के निवेश और वित्त पोषण में मदद कर रहा है। अमेरिका काफ़ी मदद कर रहा है भारत की। अंतरिक्ष में देखें तो निसार जिसमें नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है जो दुनिया का सबसे महंगा, जिसमें नासा और इसरो ने मिलकर कार्य किया है। ये क्या है? ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिनेशन रडार उपग्रह है। मतलब कि अर्थ की जो पिक्चर लेता है वो एक उपग्रह है जिसमें नासा और इसरो मिलकर कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी के पल पल की बदलती जलवायु और आपदाओं को नज़र रखा जाएगा। तो अमेरिका हमारे साथ काफ़ी क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है, परंतु उसके बाद हमारे अमेरिका के साथ काफ़ी मतभेद बने हुए हैं। कौन कौन से मतभेद बने हुए? जैसे कि व्यापारिक तनाव और टैरिफ जैसी नीतियाँ। अमेरिका अक्सर भारत पर क्या करता है? भारत पर आरोप लगाता है कि भारत अपने जहां अमेरिकी सामानों पर ज़्यादा आयात शुल्क लगाता है। हाल ही में कुछ भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने कड़े शुल्क लगाए थे, जिसके बाद बातचीत से सुलझाया गया। जैसे कि अमेरिका ने 50% तक टैरिफ लगाया गया था भारत की वस्तुओं पर। जैसे भारत से जो रूस के तेल आ जाते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना अपना जारी रखा, तब अमेरिका भारत पर आरोप लगाता है कि भारत रूस को क्या कर रहा है? फंडिंग कर रहा है। इसके तहत
अमेरिका हमसे काफ़ी नाराज़ रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि रूस को युद्ध लड़ने के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है भारत से। भारत उससे तेल खरीदा है और उसके पास पैसों को वित्तीय पोषण मिल रहा है। उसी प्रकार जो पाकिस्तान के प्रति दोहरा रवैया अपनाया गया है, भारत का मानना है कि अमेरिका क्या करता है, आतंकवाद के खिलाफ तो बात करता है, लेकिन अपनी भू राजनीतिक जरूरतों को चलते पाकिस्तान को सैन्य सहायता और फंड भी देता है, जो भारत का तर्क है, जिससे भारत की सुरक्षा प्रभावित होती है। सभी जानते हैं। कुछ रणनीतिक सहायता बनाम संगठन देखें। अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने स्पष्ट गुट में शामिल होकर, मतलब एक अपने आप को स्पष्ट कर दे कि मैं इस गुट में शामिल हूँ। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके स्पष्ट गुट में शामिल होकर चीन और रूस के खिलाफ खुलकर एक सुर में बोले, परंतु भारत क्या है, भारत न्यूट्रल रहता है, ना आपके खिलाफ बोलेगा ना आपके खिलाफ बोलेगा, भारत बीच में रहता है। इसके विपरीत भारत क्या करता है, भारत बहुसंप्रेषण नीति पर चलता है, मतलब सभी से बात करता है, जैसे कि यानी क्वाड के जरिए अमेरिका से बातचीत करता है और ब्रिक्स के जरिए चीन से बातचीत करता है, चीन और रूस से। उसी प्रकार वीज़ा संबंधी समस्याएं भारत के साथ रही हैं। अमेरिका की जो सख्त वीज़ा नीति है, जब फीस वृद्धि के कारण भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वहाँ पर उन्हें नौकरी करना काफ़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जो अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी है। उसके साथ ही देखें काटसा का डर है, जैसे कि भारत ने रूस से अत्याधुनिक मिसाइल S-400 जो ली थी, जब आपने देखा था सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, तत्पश्चात जो मिसाइल थी काफ़ी सुर्खियों में रही। तो जो भारत ने रूस से अत्याधुनिक S-400 जो मिसाइल थी डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अमेरिकी कानून है काटसा के तहत रूस से बड़े सौदे करने वाले देश पर प्रतिबंध लगाता है, जैसे कि अमेरिका ने कानून बनाया काटसा। यदि कोई देश रूस से अत्यधिक हथियार खरीदता है रक्षा सहयोग के लिए, तब अमेरिका कानून प्रतिबंध लगा देता है उस देश पर। तो क्या भारत के साथ भी ऐसा किया? हालांकि अमेरिका ने अभी तक भारत को सामरिक महत्व के कारण अनौपचारिक छूट दी है, मतलब भारत के साथ उसने कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए थे। इवन भारत ने उससे रूस से हथियार खरीदे थे, लेकिन अभी जो भारत पर है वो तलवार लटकी रहती है कि अब अमेरिका तलवार हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दे। आगे की राह क्या हो सकती है? आगे की राह हो सकती है कि हमें द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना चाहिए। दोनों देशों को जल्द से जल्द एक व्यापार मुक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। इसी प्रकार जो वीज़ा नियमों का उदारीकरण करना चाहिए। काटसा जो औपचारिक छूट दी गई है, उसकी जो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। सेतु शक्ति की भूमिका निभानी चाहिए भारत को किसी एक महाशक्ति के दबाव में आए बिना, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है और ग्लोबल साउथ जिसमें विकासशील देशों के बीच एक पुल की तरह कार्य करना चाहिए। भारत की विदेश नीति सबसे ताकतवर है, सभी जानते हैं, और हमें 2+2 वार्ता भी करनी चाहिए जिन देशों के साथ हमारे मतभेद रहते हैं, ताकि इन मतभेदों को दूर कर आपसी कूटनीतिक रणनीतिक सामरिक महत्व स्थापित किए जा सकें। यही था हमारे लिए भारत अमेरिका संबंध। तो इसके कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न है कि भारत अमेरिका रक्षा संबंधों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें क्या विचार करना है? हमें विचार करना है कि अमेरिका द्वारा भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर, मतलब प्रमुख रक्षा साझेदारी का दर्जा देने के उपरांत भारत को अमेरिका ने नाटो सहयोग के समान अत्याधुनिक सैन्य तकनीकी तक स्वायत्त और स्वचालित कानूनी पहुंच प्राप्त हो जाती है। दूसरा है कि इंडेक्स एक्स। पहला एक प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के सरकारी रक्षा उपकरणों के बीच हथियारों के प्रत्यक्ष सरकारी खरीद सौदों को सुगम बनाना है, जिसमें निजी और स्टार्टअप को बाहर रखा गया है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है कि ICET इसमें क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो पहल शुरू की गई है के तहत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, क्वांटम कंप्यूटिंग और रक्षा अंतरिक्ष तकनीकी जैसे सहयोग की प्राथमिकता दी गई है। इन कूटों का सही प्रयोग करते हुए आप प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यदि लेक्चर को ध्यान से देखा हो तो प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। भारत की विदेश नीति और समकालीन भू राजनीति में बहुसंप्रेषण मल्टी अलाइनमेंट की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या विचार करना है कि जो बहुसंप्रेषण की नीति है शीत युद्ध काल के पारंपरिक गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक नया रूप है, जिसमें भारत किसी भी भू राजनीतिक खेमे से वैचारिक रूप से पूरी तरह न्यूट्रल रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निष्क्रिय भूमिका निभाता है। दूसरी स्टेटमेंट है इस नीति के अंतर्गत भारत एक ही समय में अमेरिका में समर्थित क्वाड मंच का सक्रिय भागीदार होने के साथ साथ रूस और चीन के वर्चस्व वाले संघीय संगठन तथा ब्रिक्स का भी सदस्य बना हुआ है। तीसरी स्टेटमेंट बड़े ही शालीनता के साथ समाप्त करते हुए अब हम देखेंगे भारत और नार्डिक देशों के साथ संबंध। तो जो नार्डिक देश हैं, नार्डिक देशों के साथ संबंध, आखिर ये नार्डिक देश
कौन है? तो नार्डिक देश भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से यूरोप के उत्तर में स्थित हैं। तो याद कर रखने योग्य तथ्य है कि यूरोप के उत्तर में स्थित हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है दक्षिण में स्थित हैं, पूर्व में स्थित हैं। तो जो नार्डिक देश हैं भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से यूरोप के उत्तर में स्थित हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से 5 देश मिलकर नार्डिक बनाते हैं? तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये देश मिलकर नार्डिक बनाते हैं। इसके बाद देखें तो जो ग्रीनलैंड और फेरो द्वीप समूह हैं वो स्वायत्त क्षेत्र हैं। भारत और नार्डिक देशों के संबंध केवल कूटनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के साथ नार्डिक देशों के संबंध काफ़ी विस्तारित हो चुके हैं, जिसमें हरित ऊर्जा, सतत विकास, डिजिटल नवाचार, आर्थिक सहयोग जैसे भविष्य के प्रमुख क्षेत्र हैं, इस पर आधारित हैं। हाल ही में संपन्न हुए तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन इन संबंधों को एक रणनीतिक दिशा प्रदान करना है। तो जो हमारे जो संबंध हैं इन क्षेत्रों तक फैले हुए हैं, तो ऑब्वियसली कुछ इसके साथ ट्रीटीज हुई होंगी, कुछ हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे। तो देखते हैं भारत और नार्डिक देश संबंधों के सहयोग के क्षेत्र, जिसमें पहला है हरित और नवीकरणीय ऊर्जा। नार्डिक देशों के पास स्वच्छ ऊर्जा, विशेषकर पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ईंधन में विश्वसनीय तकनीक है। यदि नार्डिक देशों के पास इस ऊर्जा को लेकर तकनीक है तो ऑब्वियसली ये हमारी मदद करेंगे। यदि नार्डिक देश इस प्रकार हमारी मदद करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करना, तो वो प्राप्त करने में आसानी होगी। इसी प्रकार हम जो मिशन लाइफ है, मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एंड जो मिशन लीड IT पहल है, जैसी पहलों के माध्यम से हम जो बाहरी उद्योग है जिसमें सीमेंट, इस्पात आता है, इसमें काफ़ी सहयोग करेगा नार्डिक देश। उसके बाद देखें डिजिटल परिवर्तन और नवाचार में भी काफ़ी सहयोग रहा है, जैसे कि भारत के जो विशाल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आधार, UPI, डिजीलॉकर और नार्डिक देशों की उच्च तकनीक है, उसके साथ एक मजबूत तालमेल स्थापित है। जैसे कि भारत नार्डिक डिजिटल विकास साझेदारी के तहत 5G, 6G तकनीक विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा से मिलकर काम किया जा रहा है, क्योंकि नार्डिक देश हैं उनके पास काफ़ी उच्च क्षमता वाली तकनीक है। इसके साथ देखें व्यापार और निवेश का प्रमुख भागीदार बना हुआ है नार्डिक देश, जिसमें कि $19 बिलियन तक उसका नार्डिक देशों के साथ हमारा व्यापार पहुंच चुका है। इसी प्रकार जो हमारा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसमें नार्डिक के आइसलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। इसके साथ ही समुद्री सहयोग और इंडो पैसिफिक नीति में भी काफ़ी सहयोग रहा है, जैसे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो भारत की पहल है, सागर पहल, और इसके तहत नार्डिक देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौ परिवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन किया है भारत की। इसी प्रकार महासागर जो भारत की पहल है इसमें भी काफ़ी सहयोग रहा है। आर्थिक क्षेत्र में अनुसंधान, भारत की जो आर्थिक नीति है सतत विकास के लिए आर्थिक के सिद्धांत पर आधारित है, और जो भारत का अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री, वो कहाँ पर स्थित है? वो नॉर्वे में स्थित है। आर्टिक काउंसिल ने भारत को 2013 में पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया था, परंतु इसके समक्ष काफ़ी चुनौतियाँ विद्यमान है। काफ़ी क्षेत्र में सहयोग है, सहयोग के साथ कुछ चुनौतियाँ विद्यमान है, जैसे कि सुरक्षा संबंधी अलग अलग दृष्टिकोण है दोनों देशों के। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र की सुरक्षा गतिशीलता बदल गई है। मतलब जो नाटो में शामिल हो गए नॉर्डिक के देश, जिसमें कि फिनलैंड और स्वीडन शामिल हैं, इससे क्या है, इससे उनकी सुरक्षा संबंधी गतिशीलता है, जो नियम है वो बदल चुकी हैं। भारत का रूस के साथ जो पारंपरिक रक्षा और कूटनीतिक संबंध है वो कभी कभी नार्डिक देशों के दृष्टिकोण से भिन्न होता है। उनके लिए रूस किसी और प्रकार से भिन्न है, परंतु हमारे लिए रूस का कोई और महत्व है। सीमित व्यापार है। वैश्विक बाजार में देखा जाए तो नार्डिक देशों की हिस्सेदारी भारत में बहुत कम है, बाकी देशों के मुकाबले भारत में 1% से भी कम है निवेश। कुछ नियामकीय बाधाएं हैं, जैसे कि भारत पर काफ़ी टैक्स लगाए जाते हैं यूरोपीय बाजार में जटिल श्रम कानून के तहत या फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के तहत। उसके बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत और नार्डिक देशों का यह संबंध मूल्य और हितों का अनूठा मिश्रण है, जिसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, मुक्त व्यापार, साझा विश्वास इन संबंधों को मजबूत नींव बनाते हैं। जो विश्वास है आने वाले समय में क्या हो सकता है? आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तकनीक का हस्तांतरण, क्योंकि नार्डिक देशों के पास अच्छी तकनीक है, उच्च दक्षता वाली तकनीक है, उसका हस्तांतरण
और आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण इन संबंधों को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा, क्योंकि हम जो अपनी आपूर्ति श्रृंखला है उसका विविधीकरण करना चाहते हैं, किसी एक पर अपना आत्मनिर्भरता हटाते हुए। तो चलिए उसके बाद आपको कुछ प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों को आप पढ़ते हुए इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। प्रश्नों को पढ़ लेना। इसके बाद देखते हैं हम अपना तीसरा टॉपिक। होप आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों का शेयर अवश्य करें, क्योंकि हिंदी मीडियम में मैगजीन मिलना थोड़ा असंभव सा लगता है। भारत और यूएई संबंध। भारत और यूएई के संबंध आके सुर्खियों में क्यों रहे? पहले प्रश्न यही आता है। तो भारत और सुर्खियों के जो संबंध है इसलिए सुर्खियों में रहे, क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की यूएई की आधिकारिक यात्रा हुई। इस आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ रणनीतिक साझेदारी और उसे अधिक मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक समझौते और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो नए खाके खींचे गए थे उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसलिए जो टॉपिक है वो सुर्खियों में रहा, क्योंकि जो वर्तमान में भारत और यूएई के संबंध केवल खरीदार और विक्रेता तक सीमित नहीं है, बल्कि काफ़ी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। यात्रा के क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं? यात्रा के परिणाम निकल कर आते हैं कुछ रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, जिसका विस्तार देखें तो रक्षा उपकरणों में सह उत्पादन करना, दोनों देश मिलकर रक्षा उपकरणों का सह उत्पादन करेंगे, मिलकर उत्पादन करेंगे, संयुक्त अनुसंधान करना, नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी विकास पर जोर दिया जाएगा। इसमें सैन्य अभ्यास जिसमें डेजर्ट साइक्लोन और रक्षा शिक्षा सिद्धांत का आदान प्रदान करना शामिल है। इसके साथ आपके लिए महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच हाल ही में यायद तलवार नौसैनिक अभ्यास हुआ है और डेजर्ट ईगल वायुसेना अभ्यास भी शामिल है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक भंडार, जैसे कि भारत अपनी कुल कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग 85% आयात करता है, बाहरले देशों से मंगाता है। ऐसे में यूएई जैसे स्थिर देशों के साथ क्रूड ऑयल का रणनीतिक भंडार भारत को भू राजनीतिक संकटों जैसे कि पश्चिम एशिया में जो तनाव है उसे निपटने में मदद करेगा, क्योंकि यूएई के पास काफ़ी तेल के भंडार उपस्थित हैं। इसलिए जब भारत 85% आयात करता है उसमें यूएई की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कुछ व्यापार और बुनियादी ढांचे का विकास, जिसमें विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भूमिगत जो भंडारण सुविधा है और जो चंडीखोल उड़ीसा में स्थित है नए भंडार विकसित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। भारत के जो रणनीतिक गैस भंडार हैं विकसित करने का विचार है वो यूएई के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। उसी प्रकार निवेश नेताओं ने यूएई की और $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा का स्वागत किया है। $5 मिलियन जो है निवेश किया जाएगा यूएई की तरफ से। उसी प्रकार कुछ जो हमारे भविष्य को लेकर जैसी चिंताएं हैं, सुपर कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, इनको लेकर भी समझौते हुए हैं, जैसे कि इंडिया एआई मिशन को गति देने और एआई के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी पहलों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उसी प्रकार वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, जिसमें मैत्री भारत यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर परियोजना पर काम चल रहा है, जिसे मैत्री इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन, इसकी फुल फॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसके बाद प्रश्न आता है कि संयुक्त अरब अमीरात का भू राजनीतिक और भौगोलिक क्या महत्व है? जो यूएई है वो क्या है? वो अरब प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित 7 अमीरात राज्यों का संघ है। इसको आप देख सकते हो मैप में जाकर किस किस इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके लिए हमारे लिए महत्व क्यों है? हमारे लिए महत्व इसलिए है क्योंकि इसके पास विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट हॉर्मुज़ जल डमरू है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कुछ महत्वपूर्ण शहर जैसे कि अबू धाबी जो यूएई की राजधानी है तथा दुबई वैश्विक व्यापार और वित्तीय केंद्र बना हुआ है, इसलिए हमारे लिए यूएई का काफ़ी महत्व है। प्रमुख महत्व है हमारे लिए तेल के लिए। भारत और यूएई संबंधों का महत्व क्या है? व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो मई 2022 में हुआ था, उसे लागू करने के बाद हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें काफ़ी उछाल आएगा। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात हमारा यूएई के लिए जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखें तो पश्चिम एशिया से आने वाले कुल एफडीआई का 81% मात्र यूएई से आता है। यह भारत में निवेश करने वाला 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। प्रवासी भारतीय यूएई में लगभग 35 से 40 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहाँ की कुल आबादी में लगभग 35% हिस्सा है, मतलब कि 35% लोग वहाँ पर भारतीय रहते हैं उनकी कुल आबादी का।
इसके बाद रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण, दोनों देशों ने क्या किया, स्थानीय मुद्रा निपटाने के लिए अपनी जो लोकल मुद्रा होती है, जो मनी होती है, करेंसी होती है, उसमें निपटान करने के लिए संबंध स्थापित किए हैं। जैसे कि भारत अपने रुपये में निपटान करेगा और यूएई अपने दिरहम, जिसमें एईडी सीधा व्यापार शामिल है, जो यूएई की करेंसी है उसमें व्यापार करेगा। फिनटेक्स में काफ़ी सहयोग रहा है यूएई का, जैसे कि रुपये कार्ड को यूएई के जो कार्ड नेटवर्क है उससे जोड़ा गया है। इस प्रकार वर्तमान में इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि क्षेत्रीय अस्थिरता, ईरान, अमेरिका, इजराइल फिलिस्तीन संघर्षों के कारण पश्चिम एशिया की जो अस्थिरता है भारत यूएई संबंधों को और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। जो इनमें तनाव बना हुआ है, जिससे हमारे यूएई के संबंध भी क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के अधिकार, जैसे कि जो काफिला प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले प्रवासी होते हैं, उनके अधिकारों का हनन और मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दे काफ़ी चर्चा में रहते हैं। गैर शुल्क बाधाएं लगाई जाती हैं भारतीय निर्यातकों के लिए, अनिवार्य हलाल प्रमाण पत्र जैसी जो नीतियाँ हैं वो हमारे लिए गैर शुल्क बाधाएं जो लगाई जाती हैं काफ़ी चिंताजनक हैं। समुद्री सुरक्षा, जिसमें समुद्री डकैती, ड्रोन हमले, हूती विद्रोहियों का लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों का प्रभाव। इस प्रकार हमारे समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, परंतु हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध हैं व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों में बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है। यह संबंध इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि भारत 21वीं सदी में वैश्विक दक्षिण के साथ अपनी जो साझेदारी है किस प्रकार नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। मतलब भारत अपने जो संबंध है उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। इस प्रकार के संबंध हम यूएई के साथ स्थापित कर रहे हैं, परंतु पश्चिम एशिया तनाव के कारण इन जो संबंध हैं इसमें काफ़ी तनाव भी उत्पन्न हुए हैं। उसी के साथ हमारे यूएई के साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिसमें गैर शुल्क बाधाएँ हैं, कुछ ड्रोन हमले या समुद्री डकैती जिसमें शामिल है। उसी प्रकार हमारे जो प्रवासी होते हैं उन पर उनके जो अधिकारों का हनन है वो काफ़ी मुद्दा में रहा है, और जो चुनौती एक प्रमुख उभर कर आती है। इन चुनौतियों को भारतीय एवं यूएई के साथ नए संबंधों को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़ते हुए राइट आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत इटली संबंध। इटली के साथ संबंध सुर्खियों में क्यों रहा भारत का इटली के साथ संबंध? सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने इटली की आधिकारिक यात्रा की। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से उन्नत करके विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इटली की यात्रा की, इसलिए संबंध सुर्खियों में रहे। तो इटली का हमारे लिए क्या महत्व है, इस यात्रा का क्या महत्व है, यात्रा के क्या परिणाम निकल कर आए? यात्रा के परिणाम निकल कर आए कि आर्थिक जो व्यापारिक लक्ष्य है, भारत और इटली ने वर्ष 2029 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है, दोनों देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ये हमारे यात्रा के कुछ परिणाम हैं। उसके बाद देखें जो वर्तमान में यूरोपीय संघ में इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच 14.25 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जिसमें भारत के पक्ष में व्यापार अधिशेष रहा। भारत सरप्लस में रहता है, मतलब भारत से निर्यात ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, आयात के मुकाबले। भारत में जो व्यापार है वो सरप्लस में रहा, ट्रेड सरप्लस बन चुका है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए रक्षा और सामरिक सहयोग। दोनों देशों ने रक्षा प्लेटफॉर्मों के तकनीकी सहयोग, सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत इटली रक्षा औद्योगिक रोड मैप संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया है। किसी देश के प्रधानमंत्री भारत में यात्रा करते हैं या भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में यात्रा करते हैं, कुछ इस प्रकार के निष्कर्ष हमारे सामने निकल कर आते हैं। उसी प्रकार सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग रहा है, जैसे कि वर्ष 2023 में रक्षा सहयोग में समझौता किया गया, जिसका उद्देश्य था रक्षा अनुसंधान, रक्षा उद्योग में सहयोग और समुद्री क्षेत्रों को बढ़ावा देना। प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए काफ़ी व्यापक सहयोग रहा है। उसके बाद अवसंरचना और कनेक्टिविटी। दोनों देशों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे हैं उसको आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। समुद्री परिवहन और बंदरगाहों के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। उसके बाद प्रवासन और स्वास्थ्य को लेकर देखें तो भारत से इटली तक नागरिकों की जो आवाजाही है उसको आसान बनाने के लिए आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो याद रखने की बात है कि आशय जो घोषणा पत्र है
वो किस दोनों के मध्य हुआ है? भारत और इटली के मध्य हुआ है, प्रवासियों के अधिकारों आवाजाही को सुगम बनाने के लिए। इसके साथ ही कुछ सांस्कृतिक और पर्यटन लोगों की बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए नेताओं ने घोषणा की है कि 2027 को भारत और इटली के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाएगा? 2027 को मनाया जाएगा। इस प्रकार आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो यात्रा के बिंदु हैं वो देखने को मिलेंगे। भारत इटली संबंधों का भू राजनीतिक आयाम देखें तो इटली कहाँ पर स्थित है? इटली का महत्व क्यों है? इटली भारत के नेतृत्व वाली जो IPOI बहुपक्षीय पहल में शामिल हो गया है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहल है जिसमें इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल हो गया है इटली, जो भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है। इस प्रकार चीन पर निर्भरता और चुनौतियाँ। इटली ने वर्ष 2019 में चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला एकमात्र G7 का देश था, किंतु 2023 में इसने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसे बाहर निकलने का निर्णय लिया। जो निर्णय है यूरोप में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन बनाने में भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पहले इटली जाकर बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चीन की पहल थी उसमें शामिल हो गया था, परंतु तत्पश्चात 2023 में उसने अपने आप को यहाँ से बाहर कर लिया, जो भारत के पक्ष में अनुरूप फैसला लगता है। इसके साथ ही कुछ चुनौतियां विद्यमान है, जैसे कि श्रमिकों का शोषण। इटली में जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत भारतीय श्रमिक हैं उनके शोषण का विषय एक चिंता का विषय रहा है। कई भारतीय जो हैं वो कैपोलाटो प्रणाली के शिकार हुए हैं। कैपोलाटो प्रणाली क्या है? यह एक अवैध और मलिन श्रम प्रणाली व्यवस्था है जिसमें क्या होते हैं, बिचौली सस्ते और जो अस्थायी श्रमिक हैं उनकी भर्ती कर लेते हैं, पैसा मिलता है, कुछ पैसे उनको देते हैं, बाकी सब रख लेते हैं। तो ये जो शब्दावली है वो आपसे पूछी जा सकती है। इसी प्रकार पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों की जो आपूर्ति इटली की तरफ से की जाती है वो भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय रहा है। तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं? कुछ इसी प्रकार के निष्कर्ष होंगे कि भारत और इटली के बीच आर्थिक, सामाजिक, रक्षा सहयोग और लोगों के आपसी संबंधों को और सुदृढ़ बनाकर आपसी रणनीतिक साझेदारी को ठोस एवं व्यवहारिक परिणामों में बदला जा सकता है। दोनों देश क्या करते हैं? दोनों देश G20, G7 और यूरोपीय संघ जैसे जो बहुपक्षीय मंच हैं उन पर प्रभावी उपयोग करते हुए कई योजना और पहलों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हमारा इटली के लिए महत्व है। कुछ प्रश्न दिए गए, प्रश्नों को पढ़ते हुए इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे परमाणु शासन। आज के लिए इतना ही था। ध्यान से पढ़ते हुए यदि क्लास समझ नहीं आती तो 2 बार आप 2x की स्पीड में देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में परमाणु शासन को आगे बढ़ाते हुए, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का ही टॉपिक है। जब तक के लिए थैंक यू।